हमने मादा जनन तंत्र के बारे में बेसिक जानकारी ले ली थी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मैंने आपको बताया था 4 अंग होते हैं मादा जनन तंत्र के अंदर। कौन कौन से ऑर्गन होते हैं आपको पता है? ओवरी होता है जहां पर एग बनता है, और ये एग आपको पता है एग जो होता है ये ओवुलेशन की प्रोसेस के दौरान, अंडोत्सर्ग की प्रोसेस के दौरान अंडा ओवुलेशन के कहां पर चल जाता है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन, निषेचन होता है, और निषेचन के 7 दिन बाद आपको पता है आरोपण या इम्प्लांटेशन की क्रिया हो जाती है, जो कि यूट्रस में होती है। यूट्रस में कहां पर होती है? फंडस में होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बता दी थी, फाइब्रोइड के बारे में बता दिया था, कैंसर 2 टाइप के होते हैं वो मैंने आपको बता दिया था, और मैंने ये भी बताया था फीमेल में वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैंसर किसका होता है? सर्विक्स का कैंसर होता है, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा कैंसर कौन सा होता है? ब्रेस्ट का कैंसर होता है, ठीक है। ट्विंस पढ़ ली थे हमने, 2 टाइप के ट्विंस होता है, नॉर्मल ट्विंस होता है, एक आइडेंटिकल ट्विंस होता है, अदर जुड़वा होता है। एक सियामेस ट्विंस मैंने आपको बताया था, आइडेंटिकल ट्विंस जो जुड़े हुए होते हैं आपस में उन्हें हम क्या बोलते हैं? सियामेस ट्विंस बोलते हैं। अब आगे चलते हैं मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। हालांकि मासिक चक्र को हम डिटेल में पढ़ना चाहे तो कितना भी डिटेल में पढ़ लो, पर हमको डिटेल में नहीं पढ़ना, जितनी जरूरत है हम इतना काम हम कर लेते हैं मासिक चक्र के बारे में। तो अब बात समझना, मासिक चक्र जो है इसको मासिक चक्र क्यों बोलते हैं? नाम से पता चल रहा है मास, और जो मास है, मास का मतलब सबको पता है ना, महीना होता है। मास का मतलब महीना, और महीने का मतलब सबको पता है, महीने का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? मंथ। और इधर से इंग्लिश में हम देखें तो मेनस, मेनस एक लैटिन भाषा का वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज होती है ना उसका, तो मेनस का मतलब भी मंथ होता है। तो इसको मासिक चक्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर महीने रिपीट होता है, रिपीट होता जाता है, इसलिए इसको मासिक चक्र बोलते हैं। और यहाँ पर महीना जो है वो मैंने आपको पहले बता दिया, महीना यहाँ पर कितना मानना है आपको? 28 डे का महीना मानना है। चलो ठीक है, आगे सुनना। मासिक चक्र में जो बेसिक कंसेप्ट क्वेश्चन आएंगे हम वही पढ़ेंगे। तो मासिक चक्र जो है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मासिक चक्र को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो हम ये कर सकते हैं कि ओवरी में, ओवरी का मतलब अंडाशय में, ये तो सभी को पता है ना, ओवरी का मतलब अंडाशय होता है। तो ओवरी या अंडाशय में होने वाले परिवर्तन, ओवरी में होने वाले चेंजेज, चेंजेज का मतलब परिवर्तन, ओवरी में होने वाले परिवर्तन। और दूसरा जो है वो हम पढ़ सकते हैं यूट्रस, यूट्रस का मतलब गर्भाशय, यूट्रस का मतलब गर्भाशय में होने वाले चेंजेज, ठीक है। और ये चेंजेस अपने आपको हर महीने में रिपीट करते जाएंगे, इसी कारण इसको हम बोलते हैं मासिक चक्र। तो एक एक करके हम पढ़ लेते हैं, पहले ओवरी में होने वाले चेंजेस, उसके बाद यूट्रस में होने वाले चेंजेस। तो पहले हम ओवरी में होने वाले चेंजेस देखते हैं, फिर यूट्रस में होने वाले चेंजेस देख लेंगे। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं ओवरी में होने वाले चेंजेस। ओवरी का मतलब अंडाशय, ओवरी में क्या क्या चेंजेस होते हैं? ओवरी में होने वाले परिवर्तन। तो ओवरी में होने वाले चेंजेस के बारे में हम बात समझना। तो मैं आपको बेसिक डायग्राम बना रहा हूँ, ये मान लो मैंने ओवरी बना दी, हालांकि ओवरी इतनी बड़ी नहीं होती पर बेसिक कंसेप्ट समझना है हमको। ये मैंने ओवरी बना दी, ठीक है। अब ओवरी में क्या होता है, तो यहाँ पर हम मैं दिन लिख लेता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये मान लेते हैं ओवरी है, और ये फर्स्ट डे, और ये हमने मान लिया 28 डे, और ये बीच वाला जो है इसको हमने मान लेते हैं, ये वाला जो डे है इसको हम मान लेते हैं 14 डे। सही है, समझ में आ गया। और यहाँ पर एक काम करते हैं, फेलोपियन ट्यूब बना देते हैं, इस जगह पर हम ये फेलोपियन ट्यूब बना देते हैं। ये हमारी फेलोपियन ट्यूब हो गई, ठीक है। तो ये ओवरी हो गई, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, और ये फेलोपियन ट्यूब हो गई। चलो लिख देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं है। तो ये हमारी फेलोपियन ट्यूब हो गई, और सॉरी ये हमारी फेलोपियन ट्यूब हो गई, और ये जो है ये क्या हो गया? ये हमारा ओवरी हो गया। ओवरी का मतलब अंडाशय हो गया, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब हो गई। तो देखते हैं ओवरी में क्या क्या होता है। तो ओवरी में यहाँ से शुरू करते हैं, ये फर्स्ट डे। तो ओवरी में फर्स्ट डे पर ये मिल जाती है, और इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इसको हम बोलते हैं प्राथमिक पुटिका, इसको हम बोलते हैं प्राथमिक पुटिका। और प्राथमिक पुटिका को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल है, पहले दिन पर ही होती है। ये प्राइमरी फॉलिकल जो है ये धीरे धीरे ग्रो करती है, प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे ग्रो करती है और धीरे धीरे वृद्धि करती है, और वृद्धि करके ये 14 दिन पर अपना आकार बढ़ा लेती है। ये अपना आकार, ये धीरे धीरे बड़ी होती है और ये 14 दिन पर अपना आकार बढ़ा लेती है। तो ये सेकेंडरी हो गई, ये बड़ी हो गई 14 दिन पर। इसको हम बोलते हैं द्वितीयक पुटिका, इसको हम द्वितीयक पुटिका। और द्वितीयक पुटिका को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल। इसको द्वितीयक पुटिका सेकेंडरी फॉलिकल पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं एक बार बताऊं, इस चीज को हम डिटेल में जितना पढ़ना चाहें इतना पढ़ सकते हैं, पर मैं आपको इतना पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम के लेवल की जितनी चीज है। हालांकि यहाँ पर और भी बहुत कुछ होता है, कभी कभी तृतीयक पुटिका भी बनती है, टर्सरी पुटिका भी बनती है, पर इतना लेवल हमारे है ही नहीं।
तो बेटर है आपको मैं जितना बताऊं इतना चीजें करना। तो ये प्राइमरी फॉलिकल बन गई, दित्तक पुटिका बन गई। अभी जो दित्तक पुटिका बनी है, ये दित्तक पुटिका है, ये पूरी तरह से विकसित हो जाती है पूरी तरह से, इसका मतलब इसके बाद और कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाला। इसी कारण इस दित्तक पुटिका को हम विकसित पुटिका भी बोलते हैं, क्योंकि जितना डेवलप होना था इतना हो गया, इसको विकसित पुटिका भी बोलते हैं। और विकसित पुटिका को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, डेवलप्ड। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे डेवलप्ड फॉलिकल, क्योंकि जितना डेवलप होना था इतना हो गया, इसको डेवलप फॉलिकल भी बोलेंगे। यहाँ तक की चीज समझ में आ गई होगी। अब बात समझना, ही जो दित्तक पुटिका होती है, दित्तक जो पुटिका दिख रही है, इसके अंदर ये बन जाता है, दित्तक पुटिका के अंदर ये बन जाता है। ये क्या दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ, दित्तक पुटिका इसके अंदर ये बन जाता है, और ये जो दिख रहा है आपको इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं एग। ये अंडा बन जाता है, ये अंडा बन जाता है। ध्यान से समझना, दित्तक पुटिका के अंडा बन गया, एग बन गया, कैसे बना कोई नहीं पूछा। और ये जो अंडा होता है, ये जो अंडा दिख रहा है आपको, इसके चारों तरफ अंडे के ऊपर सेल्स होती है, अंडे के ऊपर ये सेल्स होती है, ये दिख रही है सेल। तो अंडे के ऊपर ये सेल होती है, और जो सेल है, इस सेल को हम बोलते हैं, वैसे इतना कोई पूछेगा नहीं आपसे, ये सेल होती है, इस सेल को हम बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल। इतना कोई पूछेगा नहीं आपसे, पर फिर भी मैं हल्का सा लिख देता हूँ, ग्रेनुलोसा कोशिका। जो मैं आपको बता रहा हूँ इतना कोई नहीं पूछेगा, तो आप उसको बस सुन लेना, ठीक है। तो क्या हुआ, ये पहले दिन पर प्राइमरी फॉलिकल था, प्राइमरी फॉलिकल का धीरे धीरे वृद्धि होती है, प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे, प्राइमरी फॉलिकल जो है ये धीरे धीरे डेवलप होती है, विकसित होती है, ये वृद्धि हो रही है। वृद्धि का मतलब ग्रो, और ये ग्रो किसके द्वारा हो रही है, तो मैंने आपको पहले बता दिया, ग्रो हो रही है, विकसित हो रही है, किसके द्वारा हो रही है, FSH हार्मोन। याद है ना आपको, मैंने हार्मोन वाली क्लास में बताया था FSH हार्मोन। तो FSH हार्मोन जो है, ये FSH हार्मोन, अच्छा पहले तो आप बता दो FSH हार्मोन कहाँ से निकलता है। याद होगा आपको, ऐसे FSH हार्मोन कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। अगर पहले वाली क्लास आपको याद हो, पीयूष ग्रंथि से निकलता है, और ये FSH हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलेगा, और पीयूष ग्रंथि से निकल के क्या करेगा, ये फॉलिकल, इसके फुल फॉर्म भी पता है, ये फॉलिकल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा। हार्मोन एज का मतलब ऐसा हार्मोन जो फॉलिकल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करे। तो फॉलिकल, ये फॉलिकल, ये प्राइमरी फॉलिकल, इसको सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट कर देगा FSH हार्मोन। तो FSH हार्मोन के द्वारा प्राइमरी फॉलिकल वृद्धि करेगी, और पहले दिन से वृद्धि करना स्टार्ट करेगी, और पूरी वृद्धि हो जाएगी, कब हो जाएगी, 14 दिन पर हो जाएगी। इसी कारण 14 दिन पर क्या बन जाएगी, दित्तक पुटिका बन जाएगी, विकसित पुटिका बन जाएगी। ये जो दित्तक पुटिका है, सेकेंडरी फॉलिकल है, इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने देखा था। इसी कारण ये दित्तक पुटिका जो है, इसका एक और नाम है, साइंटिस्ट के नाम पर आधार पर है, इसका एक और नाम है दित्तक पुटिका। और जो दित्तक पुटिका का एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन एक साइंटिस्ट का नाम है, ग्राफियन पुटिका, ग्राफियन फॉलिकल। चलो ठीक है, सब एक ही नाम है, ग्राफियन फॉलिकल बोल दो, सेकेंडरी फॉलिकल बोल दो, डेवलप फॉलिकल बोल दो, ग्राफियन पुटिका, दित्तक पुटिका, विकसित पुटिका, सब एक ही नाम है। एक बात और ध्यान रखना, ग्राफियन और दित्तक पुटिका के अंदर क्या क्या होता है तो आपको पता लगेगा। अंदर की तरफ कौन होता है, एग होता है, और इसके चारों तरफ सेल होती है। इसका नाम याद रखना चाहो तो ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल, ठीक है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे बता देना, सेकेंडरी फॉलिकल कब बनी, दित्तक पुटिका कब बनी, तो आप बताना कब बनी। 14 दिन, यहाँ पर इसको मैं अलग कलर से मार्क कर देता हूँ, कब बनी, 14 दिन पर बनी। तो आप मुझे बताओ 14 दित्तक पुटिका कब बनती है, 14 दिन पर बनती है। तो दित्तक पुटिका 14 दिन पर बनेगी, इसका मतलब एक भी कब बन रहा है, एक भी 14 दिन पर बन रहा है, सही है ना, एक भी 14 दिन पर बन रहा है। चलो ठीक है, अब आगे कितनी प्राइमरी फॉलिकल ग्रोथ करके सेकेंडरी फॉलिकल में बदलेगी, तो एक बनेगी। इसका मतलब हर महीने, ये हर महीने की बात कर रहा हूं मैं, हर महीने एक दित्तक पुटिका बनेगी। हर महीने जो है, हर महीने का मतलब 28 डे के अंदर दित्तक पुटिका सेकेंडरी फॉलिकल कितनी बनेगी, एक बनेगी। तो अंडा भी कितना बनेगा, एक बनेगा, अंडा भी एक बनेगा। ये चीज समझ में आ गई होगी आपके, अंडा भी एक बनेगा। चलो ठीक है, अब क्या होता है, 14 दिन हो गए, अब 14 दिन तो हो गया, अब हमको आगे का काम भी करना है। तो आगे का काम समझो आप, 14 दिन के बाद क्या होता है। तो 14 दिन के बाद क्या होता है, मैंने आपको क्लास में बताया ना, 14 दिन के बाद क्या होता है। 14 दिन के बाद ओव्यूलेशन की क्रिया होती है, अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, सभी को पता है आपको। 14 दिन जो है इसके बाद, ये 14 दिन जो है इसके बाद अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी। तो 14 दिन के बाद अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी, और अंडोत्सर्ग क्या होता है वो भी हमने देख लिया। यहाँ पर मैं लिख लेता हूं, इसको यहाँ लिख लेते हैं, अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी। और अंडोत्सर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग को इंग्लिश में हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी 14 दिन के बाद। और जब अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी, जब अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है तो क्या क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है तो जो पूरी ग्राफियन फॉलिकल ये दित्तक पुटिका थी ना, इसका केवल ये अंडा जो होता है, ये अंडा निकल के यहाँ आ जाता है। कहाँ पर रहता है, फेलोपियन ट्यूब में। अंडा निकल कर फेलोपियन ट्यूब में आ गया,
केवल एक ही निकल के फेलोपियन ट्यूब में आता है। और जो बाकी जो ग्रेनुलोसा सेल थी ना, ये ओवरी के अंदर ही रह जाती है, यहाँ ही रह जाती है, और यहाँ पर एक एक पिंड बना लेती है, यहाँ रह जाती है, और ये यहाँ पर एक एक पिंड बना लेती है, यहाँ पर एक एक पिंड बना लेती है, एक पिंड बन गया। ठीक है, तो क्या हुआ, तो ओवुलेशन जो है, इस ओवुलेशन से दो काम हो रहे हैं। बताना क्या काम हो रहा है। पहला काम तो ये हो रहा है, जो दित्तक पुटिका का जो एग था ना, ये एग यहाँ से निकल कर यहाँ आ जाता है। ध्यान रखना, पूरी दित्तक पुटिका उठ के नहीं आती, फेलोपियन ट्यूब में केवल एग आता है। और ये जो ग्रेनुलोसा सेल थी, ये ओवरी के अंदर ही रह के एक पिंड बना लेती है। तो ये पिंड बना लेती है, जो पिंड बनता है, तो ध्यान से समझना, ये एग तो इधर आ गया, एग जो है ये तो इधर आ गया, और आप मुझे बताना इधर क्या बन गया। ये जो बन गया, ये एक नई स्ट्रक्चर बन गई, और ये जो नई स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या है, इसका नाम देखना। ये जो नई स्ट्रक्चर बनी है, जो ग्रेनुलोसा सेल की इकट्ठा होने से बनी है, इस नई स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। इस नई स्ट्रक्चर को बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। कार्पस का मतलब पिंड होता है, ल्यूटियम का मतलब पीला होता है, तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं पीत पिंड। हिंदी में इसको बोलते हैं पीत पिंड। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, हिंदी वाले भी कार्पस ल्यूटियम को कार्पस ल्यूटियम के नाम से याद रखना। पीत पिंड बिल्कुल भी फेमस नाम नहीं है इसका, ठीक है। कार्पस का मतलब पिंड होता है, ल्यूटियम का मतलब पीला होता है। पीत पिंड इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में भी कार्पस ल्यूटियम। तो आप मुझे बताओ कार्पस ल्यूटियम कब बनती है, तो आपका आंसर क्या है, कार्पस ल्यूटियम कब बनती है। कार्पस ल्यूटियम बनती है 14वें दिन पर। ओवुलेशन से पहले, अंडोशक से पहले बनती है, बाद में बनती है, अंडोशक के बाद बनती है। तो अभी अंडोशक के बाद बनी रहेगी, 14 दिन पर बनी। और ये कार्पस ल्यूटियम जो है, ये कब नष्ट हो जाती है, तो ध्यान रखना, कार्पस ल्यूटियम जो है ये कब नष्ट हो जाती है, ये 24वें दिन नष्ट हो जाती है। कार्पस ल्यूटियम जो है 24वें दिन नष्ट हो जाती है। आ रहा है समझ में। तो बनी 14 दिन पर है, और ये नष्ट कब हो जाती है, 24वें दिन पर नष्ट हो जाती है। ठीक है, 24 बोल दो, 26 बोल दो, 27 28 बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना। 24वें दिन पर नष्ट होना शुरू होती है, मतलब 24वें दिन पर ये डेस्टो होना शुरू होगी, और पूरी तरह से डेस्टो कब हो जाएगी, 28वें दिन पर। ठीक है, 24वें दिन पर तो स्टार्ट होगी डेस्टो होना, और पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब कार्पस ल्यूटियम जो है वो 14वें दिन पर बनेगी, अंडोशक के बाद बनेगी, और कब तक बनी रहेगी, 28वें दिन तक बनी रहेगी। चीज समझ में आ गई होगी यहाँ तक। और ये अंडा यहाँ पर आ जाएगा, अंडा फेलोपियन ट्यूब में आएगा। और आप बताओ अंडा फेलोपियन ट्यूब में कब आएगा, अंडा फेलोपियन ट्यूब में आएगा 14 दिन पर। और ये अंडे का जो जीवन काल है, अंडे का जो लाइफ स्पान है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, अंडे का जो लाइफ स्पान है वो कितना होता है। एक का जो लाइफ स्पान है वो कितने दिन होता है, वो 1 से 2 दिन होता है, 1 से 2 दिन होता है। इसका मतलब अंडा यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में सर्वाइव करेगा, कितने से कितने दिन तक सर्वाइव करेगा, 1 से 2 दिन। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने दिन तक सर्वाइव करेगा, 2 दिन तक। तो 14 दिन पर बन गया, तो ये कब तक रहेगा, 16 दिन तक रहेगा। इसका मतलब अंडा जो है वो फेलोपियन ट्यूब में कब से कब तक मिलेगा हमको, अंडा फेलोपियन ट्यूब में हमको 14 दिन से मिलना स्टार्ट करेगा, और कब तक मिलेगा, 16वें दिन तक मिलेगा। क्योंकि अंडे का जो लाइफ स्पान है, जीवन काल है, वो 1 से 2 दिन तक है। ज्यादा वाला मान लेते हैं हम 2 दिन तक है, तो अंडा 16वें दिन तक जिंदा रहेगा। उसके बाद अंडा जो है वो डेस्ट हो जाएगा, अंडा जो है वो नष्ट हो जाएगा। सही है, तो यहाँ तक की चीज भी समझ में आ गई होगी आपके, अंडा जो है 16 दिन पर नष्ट हो जाएगा। अब आगे की बात सुनना, यहाँ तक की चीज भी आगे होगी। पर अब एक बात और समझते हैं, ये काम करवा कौन रहा है, जो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। ये काम जो है प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में कौन बदल रहा है, एफएसएच। मतलब एफएसएच कब काम कर रहा है, 1 से 14 दिन तक। ये जो ओव्यूलेशन है, ये अपने आप नहीं हो रहा, इस ओव्यूलेशन को कौन करवाता है, जो ओव्यूलेशन है इसको कौन सा हार्मोन कराता है, इसको मैंने पहले भी बताया था। ये ओव्यूलेशन को करवाता है कौन सा हार्मोन, एलएच हार्मोन। याद है ना, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड से एलएच हार्मोन निकल रहा है। एलएच हार्मोन की फुल फॉर्म मैंने आपको पहले बता दी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो मैं यहाँ बता नहीं रहा। तो एलएच हार्मोन जो, ये एलएच हार्मोन क्या करता है, अंडोशक ओव्यूलेशन करवाता है, और ओव्यूलेशन करवाता है, इसी कारण ये जो एग है, ये एग तो यहाँ पर निकल के आ जाता है, और ये ग्रेनुलोसा सेल यहाँ पर क्या बना लेती है, कार्पस ल्यूटियम बना लेती है। एग यहाँ पर कब से कब तक जिंदा रहेगा, 14 से 16 दिन तक जिंदा रहेगा। तो अगर इस समय स्पर्म आ जाता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट हुआ, और अगर 14 से 16वें दिन पर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होगा, तो स्पर्म भी आ जाएगा ना, और स्पर्म आ जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, जायगोट बन जाएगा, और फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी। इसका मतलब आप बताओ, कोई भी फीमेल कब प्रेग्नेंट हो सकती है, क्या वो पूरे मासिक चक्र में प्रेग्नेंट हो सकती है, क्या नहीं। तो कोई भी फीमेल अगर प्रेग्नेंट होगी तो तभी होगी जब सेक्सुअल कांटेक्ट किया जाए। कब से कब तक, 14 से लेकर 16 दिन तक। क्यों, क्योंकि आप मुझे बताना, सेक्सुअल कांटेक्ट करने से मेल की बॉडी से तो हमेशा शुक्राणु आ जाएंगे, चाहे कभी भी करो, लेकिन फीमेल में अंडा हमेशा नहीं मिलते। फीमेल में अंडा फेलोपियन ट्यूब में केवल 14 से 16 दिन तक ही मिलेगा। इसी कारण मासिक चक्र के पूरे 1 से 28 दिन के बीच में 14 से 16 वो टाइम पीरियड है जिसमें सेक्सुअल कांटेक्ट करने पर ही फीमेल प्रेग्नेंट होगी, क्योंकि इसी टाइम पीरियड के बीच में अंडा भी मिल जाता है, और इसी टाइम पीरियड के बीच में हमको कौन भी मिल जाता है, स्पर्म भी मिल जाता है। इसी कारण प्रेगनेंसी इसी टाइम पर होती है। इसके पहले वाले टाइम पर, उसके बाद वाले टाइम पर
फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ये चीज भी समझ में आ गई होगी। एफएचएच का क्या रोल है, एलएच का क्या रोल है, कार्पस ल्यूटेयम कब बनी और कैसे बनी, ये पूरी चीज समझ में आ गई होगी। पर अभी तक हमका और भी चीजें यहाँ पर बची हुई है, तो और भी चीज में इस डायग्राम की बात बनाता हूँ। क्या हुआ, एफएचएच हार्मोन का रोल समझ में आ गया, एलएच हार्मोन का रोल समझ में आ गया। आगे वाले डायग्राम में और चीजें देखते हैं। इसी डायग्राम को मैं रफली दोबारा बना देता हूँ। ओवरी वाले चेंजेस ही चल रहे थे, तो ये ओवरी वाले चेंजेस हुए, ये वापस वही पहला दिन और ये वापस वही 28वां दिन और ये वापस ये। तो आप मुझे बता देना यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा स्पीडली कर लेते हैं। ये हमारी प्राथमिक पुटिका थी, प्राइमरी फॉलिकल थी, और यहाँ पर क्या बन गई, सेकेंडरी फॉलिकल, द्वितीयक पुटिका। और द्वितीयक पुटिका के अंदर एक था, आपको पता ही है। और उसके बाद ओवुलेशन हुआ, अंडा तो यहाँ पर आ गया, आपको पता है, एक इधर आ गया, और इधर बताना क्या बन गया, इधर क्या बन गई, कार्पस ल्यूटेयम बन गई। यही तो पढ़ा है ना हमने, कार्पस ल्यूटेयम बन गया। और ये काम किसके द्वारा हो रहा था, ये काम आपको पता है, ये काम हो रहा था एफएचएच के द्वारा। और आप बताओ ये काम किसके द्वारा हो रहा था, एलएच के द्वारा। सही है, एफएच के द्वारा एलएच की। पूरी चीजें समझ में आ गई। एक इधर आ जाता है, कार्पस ल्यूटेयम कब से कब तक बनी रहती है, कार्पस ल्यूटेयम 14 दिन से लेकर 28 दिन तक बनी रहती है। 24वें दिन पर नष्ट होना शुरू करती है, पूरी नष्ट हो जाती है 28वें दिन पर। सही है, अब देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा 2-3 चीजें और देखनी है, वो और चीजें देख लेते हैं यहाँ से। ये जो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में बदल रही थी, आप मुझे बताना, एफएचएच प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में बदल रही थी, इसका मतलब पुटिका वृद्धि कर रही थी। तो जो विकसित होती हुई पुटिका है ना, ध्यान से समझना, विकसित होती हुई पुटिका, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, विकसित होती हुई पुटिका। पहले तो इंग्लिश में लिख लेते हैं, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे इसका, डेवलपिंग फॉलिकल। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे डेवलपिंग फॉलिकल। डेवलपिंग फॉलिकल का मतलब क्या है, तो बात समझना, प्राथमिक पुटिका सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो रही है, द्वितीयक पुटिका में कन्वर्ट हो रही है। कब, पहले दिन से लेकर 14 दिन तक। तो धीरे धीरे डेवलप ही तो हो रही है, दूसरे दिन भी डेवलप, तीसरे दिन भी डेवलप, चौथे 5वें दिन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेवलपिंग होती हुई फॉलिकल। तो जो डेवलपिंग होती हुई फॉलिकल है, मतलब डेवलपिंग होती हुई फॉलिकल मतलब 1 से 14 दिन तक। तो डेवलपिंग होती हुई फॉलिकल जो है, दिख रहा है ना आपको, ये डेवलपिंग होती हुई फॉलिकल से एक हार्मोन निकलता है, और वो जो हार्मोन निकलता है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो हार्मोन जो निकलता है, वो हार्मोन कौन सा हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। वो जो हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। अभी तक तो आपको पहले से पता था, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, वो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो कहां से निकलता है, ओवरी से निकलता है, अंडाशय से निकलता है। पर ओवरी अंडाशय में भी कहां से निकलता है, तो आप बता देना, एस्ट्रोजन हार्मोन ओवरी अंडाशय में भी कहां से निकलता है, डेवलपिंग होती हुई फॉलिकल से निकलता है, विकसित होती हुई पुटिका से निकलता है। तो बताना है कब से कब तक निकलेगा, 1 से 14 दिन तक निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि फॉलिकल जो है, जो पुटिका है, ये डेवलप कब से कब तक हो रही थी, 1 से 14 दिन तक ही तो हो रही थी ना। तो 1 से 14 दिन तक ये हार्मोन निकलेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन। और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या काम करता है, तो मैंने आपको शायद पहले ही बता रखा है, याद होगा आपको क्या काम करेगा। अब देखते हैं क्या हुआ। तो ये हमने हार्मोन का काम भी पढ़ लिया। दूसरा काम देखते हैं, ये जो कार्पस ल्यूटेयम थी, ये कार्पस ल्यूटेयम भी अपने अंदर से हार्मोन निकालती है। तो कार्पस ल्यूटेयम अपने अंदर से जो हार्मोन निकालती है, वो कौन सा हार्मोन निकालती है, कार्पस ल्यूटेयम अपने अंदर से कौन सा हार्मोन निकालती है, ये हार्मोन निकालती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कार्पस ल्यूटेयम जो हार्मोन निकालती है, उस हार्मोन का नाम क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालती है। तो कार्पस ल्यूटेयम पर एक बात और रखना, कार्पस ल्यूटेयम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो निकालती है, पर बहुत थोड़ी बहुत मात्रा में, बहुत थोड़ी बहुत मात्रा में कार्पस ल्यूटेयम एक और हार्मोन निकालती है, और वो हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन भी निकालती है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन भी निकाली है। ठीक है, तो अगर अगर क्वेश्चन प्री में क्वेश्चन ये आ जाए, कार्पस ल्यूटेयम कौन सा हार्मोन निकालती है, और ऑप्शन में अगर ये दोनों दे दे, तो आपको टिक प्रोजेस्टेरोन को ही करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, हालांकि कार्पस ल्यूटेयम दोनों निकालती है, और ऑप्शन में अगर दोनों है तो दोनों पर टिक करना। तो कार्पस ल्यूटेयम दोनों हार्मोन निकालती है, लेकिन अगर एग्जाम में दोनों दे दो और दोनों में से हमको एक को सिलेक्ट करना तो पड़े, तो प्रोजेस्टेरोन करना, क्योंकि कार्पस ल्यूटेयम से मेनली जो हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। थोड़ी बहुत मात्रा में कार्पस ल्यूटेयम से कौन सा हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन भी। तो ये दोनों हार्मोन कब से कब तक निकलेंगे, दोनों हार्मोन कब से कब तक निकलेंगे, 14 से 28वें दिन तक निकलेंगे। क्यों, क्योंकि कार्पस ल्यूटेयम 14 से 28 दिन तक बनी रहती है, ये आगे समझे। तो ये ओवरी में होने वाले क्या क्या चेंजेस हुए मैंने आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा हार्मोन कब निकलता है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ओवरी से कौन से हार्मोन निकलते हैं, किसके द्वारा निकलते हैं। तो आप बता दो, 1 से 14 दिन तक कौन सा हार्मोन निकला, एस्ट्रोजन हार्मोन। किससे निकला, ओवरी से। ओवरी में भी किसके द्वारा निकल रहा है, तो ओवरी में भी एस्ट्रोजन हार्मोन जो है
ये विकसित होती हुई या वृद्धि करती हुई डेवलपिंग फॉलिकल से निकल रहा है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी बन रहा है, किससे बन रहा है? कार्पस ल्यूटेम से बन रहा है। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताना फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो कब निकलता है? मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के पूरे दिन निकलता है, शुरू के 14 दिन निकलता है? तो आपका आंसर क्या आएगा कि सर एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो फीमेल में हमेशा निकलता है, पूरे 28 दिन तक निकलता है। हालांकि 1 से 14 दिन तक किसी और जगह से निकलता है और 14 से 28 दिन तक किसी और जगह से निकलता है। 1 से 14 दिन तक कहां से निकल रहा है आप बता देना? डेवलपिंग फोलिकल से निकल रहा है, वृद्धि करती हुई। और 14 से 28 दिन तक किससे निकल रहा है? 14 से 28 दिन तक ये निकल रहा है कार्पस ल्यूटेम से। लेकिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो केवल और केवल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन केवल और केवल आप मुझे बताना कहां से निकलता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन केवल और केवल कार्पस ल्यूटेम से निकलता है। और कब तक निकलेगा? पूरे महीने नहीं निकलता, ये केवल आधे महीने निकलता है। आधे महीने का मतलब है केवल 14 से 28 दिन तक ही निकलता है। यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई होगी आपके। तो ये हमने ओवरी में होने वाले चेंजेस पढ़ लिए, हार्मोन कौन सा होता है वो पढ़ लिए, समझ में आ गया होगा दोनों। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आपको ये भी बात पता है कि एफएच और एलएच जो हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। एफएच ए और एलएच हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी कारण आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप बताना पिट्यूटरी ग्लैंड ही तो अपना एफएच निकाल कर और अपना एलएच निकाल कर पूरी ओवरी को कंट्रोल कर रही है, अंडाशय को कंट्रोल कर रही है। इसी कारण सबको पता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, आप बता देना पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कौन सी ग्लैंड बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को हम इंग्लिश क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्यों बोलते हैं मास्टर ग्लैंड? समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो मैंने ओवरी में होने वाले चेंजेस पढ़ा दिए। अब हम पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, गर्भाशय में होने वाले चेंजेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वो भी पढ़ लेते हैं कौन कौन से गर्भाशय में चेंज होते हैं। यूट्रस या गर्भाशय में होने वाले परिवर्तन, तो गर्भाशय में होने वाले परिवर्तन। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं आपको, एनसीईआरटी 10th क्लास तक की पढ़नी है, 11th 12th की नहीं पढ़नी, ठीक है ना। तो अगर 11th 12th में जाओगे तो ये और डिटेल में दे रखा है, पर मैं और डिटेल में तो मैं भी पढ़ा दूंगा, पर इतनी हमको जरूरत है नहीं। तो जितनी जरूरत है हमको इतनी बात करनी है, ठीक है ना। यूट्रस में होने वाले चेंजेस, तो यूट्रस में होने वाले जो चेंजेस जो है हल्का सा मैं बता देता हूँ क्या होता है। तो ये मैंने यूट्रस बना दिया, ये मैंने एंडोमेट्रियम बना दी। एंडोमेट्रियम पता है ना आपको। उसके बाद एंडोमेट्रियम के बाद आप बताना क्या होती है? एंडोमेट्रियम के बाद मायोमेट्रियम होती है। ये मैंने मायोमेट्रियम बना दी। और मायोमेट्रियम के बाद आप बताना क्या होता है? मायोमेट्रियम के बाद ये पेरीमेट्रियम होता है, ठीक है। रफली स्ट्रक्चर बना दी। और ये वेजाइना होती है, ये योनि होती है। अब समझना एंडोमेट्रियम जो है इस यूट्रस जो है, यूट्रस में क्या होता है। तो वापस 1 से 28 दिन तक मैं बता देता हूँ आपको। ये रहा 1 और ये रहा 28 दिन, ठीक है। तो अब सुनना क्या होता है ये यूट्रस में हम देख रहे हैं। तो 1 से 28 दिन तक क्या होगा, तो ध्यान से सुनना। 1 से लेके 5 दिन तक, 1 से लेके 5 दिन तक, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 1 से 5। हालांकि 1 से 5 में एवरेज बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। कभी कभी ये जो है रियल में तो 1 से मुझे क्या लिखना चाहिए था? 3 से 8। 3 से 8 का मतलब 1 से 5 दिन मैंने एवरेज बोल दिया। 1 से लेके 3 दिन तक ब्लीडिंग होगी, कम से कम 3 दिन तो ब्लीडिंग होगी ही होगी। 5 दिन हो सकती है, 6 दिन हो सकती है, 8 दिन तक। तो 8 दिन तक हो सकती है। तो 1 से लेके 5 दिन तक फीमेल के अंदर क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। फीमेल में ब्लीडिंग होगी, रक्तस्राव होगा। और ये रक्तस्राव जो होगा, ब्लीडिंग जो होगी, रक्तस्राव होगी, कहां से होगा? यूट्रस से होगा। ये रहा यूट्रस ही तो पढ़ना है। तो कैसे होता है, क्यों होता है? क्योंकि यूट्रस का 1 से लेके जो 5 दिन होता है, 1 से लेके जो 5 दिन होता है ना, 1 से लेके 5 दिन में जो यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है ना, ये पूरी एंडोमेट्रियम ये टूट जाती है। देखो टूट रही है, ये एंडोमेट्रियम टूट जाती है। और ये टूटी एंडोमेट्रियम, और ये एंडोमेट्रियम जो है ये टूटती है। और ये टूट कर ये टूटती है। और ये टूटकर पहले कहाँ आती है? वेजाइना में आती है। वेजाइना में का मतलब योनि में आती है, और योनि से बाहर निकल जाती है। तो जब ये एंडोमेट्रियम टूटती है ना, तो ब्लीडिंग आती है। कोई चीज हमारे अंदर से कोई चीज टूटेगी तो ब्लीडिंग तो आएगी ना। तो यूट्रस में क्या चेंज हुआ? 1 से 5 दिन तक, 5 बोल दिया, 3 से 8 भी बोल सकते हो आप, ब्लीडिंग होगी। और ये ब्लीडिंग क्यों होती है? तो आप बोलो ना ब्लीडिंग क्यों होती है, इसका कारण है एंडोमेट्रियम के टूटने के कारण। एंडोमेट्रियम के टूटने मतलब ब्रेकडाउन के कारण, सही है। तो ये यूट्रस में चेंज आ गया। उसके बाद क्या होता है? 5 से लेके 28 दिन तक, 5 से मैं डायरेक्ट बात बता रहा हूँ आपको। 5 से लेके जो 28 दिन दिख रहे हैं आपको, इन 5 से लेके 28 दिन के अंदर पहले मैं 5 से लेके 14 दिन बता देता हूँ। ये 5 से लेके 14, 5 से लेके 14 दिन पर जो होती है, ये जो एंडोमेट्रियम है, ये जो एंडोमेट्रियम है
जो टूट के बाहर निकल गई थी वो एंडोमेट्रियम दोबारा बन जाती है, एंडोमेट्रियम जो है वो दोबारा बन जाती है। तो इसका मतलब 5 दिन तक टूटी, ब्लीडिंग हुई और 5 दिन बाद ब्लीडिंग बंद, क्योंकि जितना टूटा टूटा। उसके बाद क्या होगा, 5 से 14 दिन पर क्या होगा, ये जो एंडोमेट्रियम टूटती है ना, ये दोबारा बन जाती है। देखो एंडोमेट्रियम टूटी और ये एंडोमेट्रियम दोबारा बन गई। 5 से लेकर 14 दिन में जो एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम दोबारा बन जाती है। ये पूरी की पूरी जो एंडोमेट्रियम दिख रही है आपको, ये दोबारा बन जाएगी। कब बन जाएगी दोबारा, 5 से लेके 14 दिन में, तो ये दोबारा एंडोमेट्रियम बन गई। तो चेंज देख रहे होंगे आपके, तो शुरू के 5 दिन तो टूटी, शुरू के 5 दिन तो टूटी, और 5 से लेके 14 दिन बाद, 5 से लेके 14 दिन तक ये जो एंडोमेट्रियम है, ये क्या करती है, एंडोमेट्रियम वापस बन जाती है। तो ये एंडोमेट्रियम वापस बन गई। ये समझ में आ रहा होगा आपके, ये सब यूट्रस में होने वाले चेंजेस ही तो हो रहे हैं। चलो अब आगे चलते हैं, यहाँ तक की चीजें आपको सबको समझ में आ गई क्या हुआ। अब क्या होता है आगे की बात देखना। ये वापस एंडोमेट्रियम बन गई, देखो ये एंडोमेट्रियम है, ये वही मायोमेट्रियम है दिख रहा है। तो 1 से 5 दिन तक तो एंडोमेट्रियम टूट रही है, जिसके कारण ब्लीडिंग आ रही है। 5 से 14 दिन तक वापस बन गई। अब क्या होगा, 14 से 28 दिन पर क्या होता है वो देख लेते हैं। ये 14 से जो 28 दिन है हमारे पास, इन 14 से लेके 28 दिन पर, ये जो 14 से 28 दिन बच रहे हैं ना, इन 14 से 28 दिन पर क्या होता है वो देखना आप। इन 14 से 28 दिन पर ये जो एंडोमेट्रियम है जो बन गई पूरी, इस एंडोमेट्रियम में ग्रंथियां बन जाती है। एंडोमेट्रियम में ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है, ग्रंथियां। एंडोमेट्रियम में ग्रंथियां बन जाती है। तो ये एंडोमेट्रियम में ग्रंथियां बना दो आप। कब बनी एंडोमेट्रियम में ग्रंथियां, ग्रंथि का मतलब ग्लैंड, ये एंडोमेट्रियम में ग्लैंड, दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं। एंडोमेट्रियम में ग्रंथियां बन जाती है, ये ग्रंथियां बन रही है, एंडोमेट्रियम में ग्लैंड बन रही है। ग्लैंड पहले नहीं थी, 14 दिन से आई बन, ये ग्लैंड बन गई। तो एंडोमेट्रियम में ग्लैंड बन जाती है। और आपको पता होगा, आपको क्या पता होगा कि ग्रंथि हमेशा कुछ ना कुछ निकालती है ना। तो एंडोमेट्रियम ग्रंथियां ये कुछ ये भी कुछ निकालेगी। तो एंडोमेट्रियम में ग्रंथियां बन जाती है। इसका मतलब आप बता दो एंडोमेट्रियम कैसी हो जाती है, एंडोमेट्रियम जो है वो स्त्रावी हो जाती है, सिक्रेटरी हो जाती है। एंडोमेट्रियम स्त्रावी, स्त्रावी का मतलब सिक्रेटरी। सिक्रेटरी क्यों बोल रहा हूँ पहले तो आप मुझे बताओ, सिक्रेटरी किसे कहते हैं। सिक्रेटरी से ही तो बोलते हैं जब कोई भी किसी चीज से बाहर निकलती है, कोई भी चीज किसी चीज से बाहर निकलेगी उसे हम सिक्रेटरी तो बोलेंगे। तो एंडोमेट्रियम जो है वो सिक्रेटरी हो जाती है। और वो क्यों सिक्रेटरी हुआ आपको वो चीज पता लग गया। तो ये अपन ने पूरा गर्भाशय मनोरल चेंज पढ़ ली थी। एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूँ गर्भाशय मनोरल चेंज में क्या हुआ था। 1 से 5 दिन तक जो था वो एंडोमेट्रियम हमारी टूटी थी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही थी। 5 से लेकर 14 दिन तक ये वापस एंडोमेट्रियम बन जाती है। और लास्ट में मैंने आपको बताया था 14 से 28 दिन तक एंडोमेट्रियम में ग्लैंड बन जाती है, वो कुछ चीजें निकालती है, इसी कारण हमारी एंडोमेट्रियम सिक्रेटरी बन जाती है। यहाँ तक की पूरी चीज समझ में आ गई। तो 1 से लेकर 28 दिन तक यूट्रस में क्या चेंज हुआ है वो सब चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये पूरा मासिक चक्र मैंने आपको बता दिया, मासिक चक्र में क्या होता है कैसे होता है। अब हम आगे चलते हैं और कुछ एक्स्ट्रा बातें पढ़ लेते हैं। तो एक्स्ट्रा बातें में सबसे पहली हमारी जो एक्स्ट्रा बात है वो नोट के रूप में पढ़ लेते हैं। और नोट पहला, आपको पता हो तो हमने मादा की नसबंदी छोड़ी थी, याद है ना। फीमेल स्टेरिलाइजेशन मैंने कहा था आपको हम बाद में पढ़ेंगे, मादा नसबंदी। और मादा नसबंदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फीमेल स्टेरिलाइजेशन। फीमेल स्टेरिलाइजेशन, मादा नसबंदी। तो मादा नसबंदी में मेरी बात सुनना जो मैं आपको बता रहा हूँ। फीमेल स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, क्या करेंगे इसमें। तो ये रफली डायग्राम बना देता हूँ। ये 2 ओवरी है हमारी, और आपको पता है ये फेलोपियन ट्यूब है। ये फेलोपियन ट्यूब दिख रही है आपको, और ये हमारा यूट्रस है, और ये हमारी वेजाइना। ये चीजें हमने देख ली है ना, रफली डायग्राम मैंने बता दिया। अब मान लो आप खुद सोचो आपको फीमेल का नसबंदी करानी है या फीमेल का स्टेरिलाइजेशन कराना है, तो हम, और ये आपको पता है इसका नाम क्या है, इसका नाम फेलोपियन ट्यूब है। तो जब हम मादा की नसबंदी कराते हैं तो ऑपरेशन करेंगे, और ऑपरेशन करके हम क्या करते हैं, ये जो फेलोपियन ट्यूब दिख रही है ना इसको काट देते हैं। ये जो फेलोपियन ट्यूब दिख रही है इसको हम काट देते हैं, इधर से भी और इधर से भी। तो फेलोपियन ट्यूब को हम काट देते हैं, इसको थोड़ा सही बना देते हैं, वापस थोड़ा ज्यादा ही कट गई। ये देखो फेलोपियन ट्यूब को हमने काट दिया, और काट के हम अपोजिट डायरेक्शन में सिल देते हैं इसको, काट के इसको अपोजिट डायरेक्शन में सिल देते हैं। तो अब इससे क्या होगा, अब आप मुझे बताना इससे क्या होगा। थोड़ा दिमाग आपका चल रहा तो आप मुझे बताना। एक जो है इससे क्या फायदा होगा, तो अगर आपको पता हो तो एक तो यहाँ पर बनता है ना, अंडा यहाँ बनता है और यहाँ से अंडा यहाँ पर आता है,
और सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के समय स्पर्म आपको पता है यहाँ आते हैं, और ये स्पर्म आपको पता मूव करते करते इधर से इधर आ जाते हैं, एक से मिल जाते हैं। पर आप मुझे बताना, अगर किसी फीमेल की हमने फेलोपियन ट्यूब को काट दिया, किसी फीमेल की फेलोपियन ट्यूब को काट दिया, तो आप खुद कंसेप्ट अप्लाई करके बताना, क्या ये एग और ये स्पर्म आपस में मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। तो एग और स्पर्म आपस में मिल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एग इधर बन रहा है, स्पर्म इधर मिल रहा है, तो दोनों कभी मिल ही नहीं पाएंगे। एग और स्पर्म जो है वो कभी मिल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब काट दी। इसी कारण कोई फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट होगी नहीं, और प्रेग्नेंट होगी नहीं तो हम प्रेगनेंसी से बच जाएंगे। यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई होगी। इसी कारण मादा नसबंदी के अंदर हम लिख लेते हैं, मादा नसबंदी के अंदर हम किसको काटते हैं? फेलोपियन ट्यूब को काट देते हैं, फेलोपियन ट्यूब को काट देते हैं। और फेलोपियन ट्यूब को काटते हैं, और काटने को क्या बोलते हैं? इक्टोमी। इसी कारण मादा नसबंदी जो है या फीमेल स्टेरिलाइजेशन, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी क्या होता है ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ट्यूबेक्टोमी के अंदर हम फीमेल की फेलोपियन ट्यूब जो है इसको काट देते हैं। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। आगे की बात सुनना आप। सेकंड नोट्स में हम पढ़ते हैं, ये तो मैंने स्टेरिलाइजेशन भी बता दिया आपको। सेकंड नोट पढ़ लेते हैं। नोट सेकंड, और जो नोट सेकंड है इसके अंदर हमको क्या चीज सीखनी है? तो नोट सेकंड में आप बात समझना, मैंने आपको अस्थायी गर्भ निरोधक दवाइयां बताई थी, अस्थायी गर्भ निरोधक, टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव बताए थे। तो जो टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव दिख रहा है आपको, टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव, इसमें बहुत से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें कोई एक तरीका नहीं है, बहुत से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। मेल फीमेल दोनों यूज कर लेते हैं। जैसा पहला हो गया कंडोम, जो सबसे ट्रेडिशनल तरीका है, कंडोम हो गया। दूसरे और भी बहुत सारे तरीके, पर हमको जितनी जरूरत है उतनी सीखनी है। जैसे कंडोम हो गया। दूसरा है IUCD। IUCD मैं बता रहा हूँ, ये IUCD वैसे नाम समझना है, हल्का से समझना है। ये IUCD क्या है तो देखना, IUCD कॉन्ट्रासेप्टिव का तरीका है। IUCD क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, हल्का से मैं समझा देता हूँ आपको बस। इस IUCD में क्या करते हैं, ये मान लो यूट्रस है और ये वेजाइना है, ये यूट्रस है ना। तो हम क्या करते हैं IUCD जो है इसके अंदर हम एक वायर लेते हैं, मतलब इसके हम क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं, टी शेप का वायर होता है, ये वायर होता है। और जैसे ये मान लो एक वायर है, ये एक टी शेप का वायर होता है। तो बात समझना क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, वेजाना के थ्रू हम यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। टी शेप का वायर थे, वेजाना के थ्रू इसको यूट्रस में फिट कर देते हैं। कैसे करते हो आप छोड़ो, ठीक है ना। और इसी जो वायर है, ये जो वायर दिख रहा है, इसके अंदर यहाँ कॉपर भरा रहता है। ये जो वायर है इसके अंदर कॉपर भरा रहता है। कॉपर होता है ना, आप जानते हो, कॉपर भरा रहता है। टी शेप की है तो इसे हम कॉपर टीबी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर टीबी। तो IUCD जो है ये बहुत सारी वेरायटी की होती है। इसका एग्जाम्पल, IUCD का एग्जाम्पल है कॉपर टी। कॉपर टी का नाम सुनो। तो अब बात समझना, इसका नाम IUCD कहां से आया। टी क्यों बोल रहे हो, क्योंकि टी शेप की, कॉपर क्योंकि कॉपर भरा रहता है, ठीक है। अब IUCD की फुल फॉर्म क्या होगी, खुद बताना IUCD की फुल फॉर्म क्या है। तो हम धीरे धीरे देखते हैं। आई का मतलब होता है इंट्रा, इंट्रा का मतलब होता है अंदर, इंट्रा का मतलब होता है अंदर। यू का मतलब होता है यूटेराइन, यूटेराइन का मतलब होता है गर्भाशय, यूटेराइन का मतलब होता है गर्भाशय। इंट्रा यूटेराइन। सी का मतलब होता है कॉन्ट्रासेप्टिव, सी का मतलब होता है कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है गर्भ निरोधक, क्योंकि हम गर्भ को या प्रेगनेंसी को रोकने के लिए तो लगा रहे हैं। और डी का मतलब होता है डिवाइस, डिवाइस का मतलब होता है उपकरण या कोई भी चीज, उपकरण। तो क्योंकि ये जो डिवाइस है, जो उपकरण है, ये गर्भ निरोधक में काम आता है और इसको गर्भाशय के अंदर लगाते हैं, इसी कारण इसका नाम है IUCD। और IUCD के रूप में हम क्या देते हैं, IUCD के रूप में हम कॉपर टी देते हैं। समझ में आ गया होगा। कॉपर टी तो हालांकि बहुत पहले दिया करते थे, कॉपर टी बहुत पहले दिया करते थे, अभी भी देते हैं। अब और भी वैरायटी आ गई, कॉपर टी के अलावा IUCD की और भी वैरायटी आ गई, ठीक है ना। आजकल हम क्या करते हैं, हार्मोनल दे देते हैं। आजकल हम हार्मोनल IUCD का यूज करने लग गए। हार्मोनल IUCD का मतलब क्या होता है, पहले तो हम क्या करते थे, जो टी शेप का लूप होता था ना, वायर होता था, इसमें हम कॉपर भरते थे। आजकल हम कॉपर नहीं भरते, आजकल हम इसके अंदर क्या भरने लग गए, आजकल हम इसके अंदर हार्मोन भरने लग गए, ये हार्मोन। तो अगर हम हार्मोन भर देंगे तो उसे हम क्या बोल देंगे, हार्मोनल IUCD बोल देंगे, ठीक है। तो बस हल्का सा अंदाजा लेना है IUCD क्या होती है, कैसे काम करेगी, कैसे नहीं करती, वो आपको समझना नहीं है। हल्का से मैं बता देता हूँ। जब ही हम IUCD लगाएंगे तो कॉपर होगा, तो ये कॉपर क्या करता है, ये जो कॉपर है, ये कॉपर का काम क्या है, कॉपर जो है 3 तरीके से काम कर सकता है, कोई नहीं पूछेगा, हल्का सा बता रहा हूँ। एक तो इस शुक्राणु को मार देता है,
दूसरी बात, कॉपर क्या करता है, गर्भाशय और वेजाना का जो मीडियम होता है ना, माध्यम जो होता है, इसको थिक कर देता है। थिक का मतलब गाढ़ा कर देता है। इससे क्या फायदा होगा, जब सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से स्पर्म यहाँ पर आएगा ना, तो स्पर्म मूव ही नहीं कर पाता, स्पर्म गति कर ही नहीं पाता, तो स्पर्म जो है यहाँ से निकल के कभी फैलोपियन ट्यूब में जा ही नहीं पाता। ये समझ में आ गया होगा। तो दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, बहुत से तरीके हम मेन पढ़ रहे हैं। तीसरा तरीका होता है पिल। पिल्स का मतलब दवाइयां, ऐसी दवाइयां जो बहुत छोटी छोटी होती है उन्हें हम बोलते हैं पिल्स। तो जो पिल्स है, क्योंकि ये कॉन्ट्रासेप्टिव में काम आती है, इसी कारण इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। और जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, इसके अंदर हम क्या देते हैं, इसके अंदर हम बाहर से एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन पढ़े थे ना हमने, हम बाहर से बनाया एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। हम बाहर से, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वो नहीं है जो हमारे अंदर से बन रहा था, मतलब फीमेल के अंदर से बन रहा था, वो नहीं है। हम बाहर से आर्टिफिशियली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को बना लेंगे, मिक्स कर लेंगे और उनको दवाई के बहाने देंगे। तो जब हम बाहर से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसी फीमेल को देते हैं ना, तो वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जब किसी फीमेल में जाएगा तो वो प्रेगनेंसी होने नहीं देता, प्रेगनेंसी को रोक लेता है। तो क्वेश्चन ये आ जाए, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या कॉन्ट्रासेप्टिव या गर्भ जो दवाइयां होती है, इनमें क्या दिया जाता है, तो आप बोल देना इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दिया जाता है। और ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, सरकार की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इसकी एक ब्रांड है। अब वहां ऐसा थोड़ी कि महिला जाके सरकार की तरफ से फ्री में दी जाती है। अब ऐसा थोड़ी कि महिला, गांव की महिला वहां जाके अस्पताल में जाके थोड़ी बोलेगी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दे देना हमको, या ये थोड़ी बोलेगी गर्भनिरोधक दवाएं दे देना, तो उसका एक ब्रांड नाम बना रखा है। तो जो ब्रांड नाम है वो है माला डी या माला एन। माला डी और माला एन में है कि एक तो भारत की सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री में है, और एक जो होती है उसकी प्राइस अलग अलग होती है, 2-3 रुपए की होती है, हालांकि प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। तो एक फ्री में है, दोनों में सेम कोई अंतर नहीं है, एक फ्री में है और एक 3 रुपए में मिलती है। 3 रुपए की आगे प्राइस बढ़ जाए तो एक अलग बात है। तो पता लग गया आपको क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एक और पढ़ लेते हैं हम, फोर्थ वेराइटी, ज्यादा नहीं पढ़ना, लास्ट, जिसको हम बोल देते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव जिसको हमने जब सेक्सुअल कांटेक्ट करा था, जब हमने इसको यूज करा नहीं और फीमेल को ये लगता है कि अब मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूं, तो सेक्सुअल कांटेक्ट करने के, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव उसे कहते हैं जो सेक्सुअल कांटेक्ट करने के 72 घंटे के अंदर यूज हो जाए। जो सेक्सुअल कांटेक्ट करने के 72 घंटे, मतलब 72 आवर्स 72 घंटे के अंदर यूज करें। तो मान लेते किसी मेल या फीमेल ने सेक्सुअल कांटेक्ट करा, और जब वो सेक्सुअल कांटेक्ट कर रहे थे तो उन्होंने कोई भी तरीका इस्तेमाल नहीं करा प्रेगनेंसी से बचने के लिए, और फीमेल को लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई हो या हो चुकी हो, तो 72 घंटे का मतलब 3 दिन के अंदर वो गर्भनिरोधक के कोई और दूसरे तरीके भी इस्तेमाल कर सकती है। तो उसमें क्या यूज करते हैं, तो मैं दवा के नाम लिख रहा हूँ, तो बस आपको दवा के नाम याद रख लेना, उसमें क्या क्या देते हैं। तो इसके अंदर हम 2 चीज देते हैं, एक है मीफेप्रिस्टोन और एक है मीजोप्रिस्टोल। हिंदी में इसको लिख देता हूं, मीफेप्रिस्टोन और मीजोप्रिस्टोल। तो ये इनका कॉम्बिनेशन होता है, और मार्केट में इसके अलग अलग ब्रांड है, मार्केट के अंदर प्राइवेट कंपनी अलग देती है, तो बहुत सारी ब्रांड बनी हुई है, तो ब्रांड के चक्कर में नहीं पड़ना, पर फिर भी एक स्पेशल, मतलब एक फेमस ब्रांड है जिसका नाम है आईपिल। तो आईपिल जो है, इसमें मीफेप्रिस्टोन मीजोप्रिस्टोल होता है, जिसको हम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कि हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। इसके अंदर मुझे 2 एक्ट भी पढ़ाने, जैसे हम पढ़ेंगे एमटीपी एक्ट, वो तो उसके बाद पढ़ेंगे, और वैसे लगभग हमारा मादा जनन तंत्र पूरा हो गया। थैंक यू।